मेरा एक सवाल है आप सबके लिए। अगर आज रात तुम अपना फोन खोलो, किसी क्रिप्टो ऐप पे लॉगिन करो और देखो कि तुम्हारा पोर्टफोलियो रोज रोज बढ़ रहा है बिना कुछ किए, तो ऑनेस्टली बताओ, तुम में से कौन है जो सोचेगा यार बस अब लाइफ सेट है? जैसे तुम अपने आप से बोल रहे हो, बस थोड़ा और टाइम, फिर गोवा में मस्त पार्टी करूंगा। और ये ही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है कि सब कुछ रियल लगता है, फ्यूचर क्लियर दिखने लगता है। पर अब ध्यान से सुनो, मैं आज तुम लोगों को एक मोस्ट रीसेंट कहानी सुनाने वाला हूं, जहां लाखों लोगों ने बिल्कुल यही सोचा था, सेम फीलिंग, सेम कॉन्फिडेंस, और फिर एक दिन उन्होंने फोन खोला, ऐप रिफ्रेश किया और इसी फ्यूचर ने एरर दे दिया, सब कुछ खत्म। मैं हूं सौरभ और ये है इंडियाज डार्क चैप्टर्स, जहां हम इंडिया के डार्क क्राइम्स को थ्रिल, ट्रूथ और थोड़ी डार्क ह्यूमर के साथ रिवील करते हैं। और आज की कहानी सुनने के बाद आप क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से पहले 10 बार सोचोगे कि करूं या ना करूं। लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिप्टो स्कैम की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो मोबाइल पे तो दिख रहा था पर असल में कभी था ही नहीं। 2021 से लेकर 2024 के बीच नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में अचानक कुछ क्रिप्टो कॉइन्स का नाम फैलने लगा। ऑफिस में लोग डिस्कस कर रहे थे, घर के डिनर टेबल पे बात हो रही थी, चाय की टपरी पे भी सुनने को मिल जाता था, भाई ये नया कॉइन देखा है क्या, बिटकॉइन का भी बाप है। प्लेटफॉर्म्स के नाम अलग अलग थे, कॉर्वियो, वॉस्क्रो, डीजीटी, हाइपी नेक्स्ट और ए ग्लोबल। सेम टाइप का डैशबोर्ड, सेम ग्रीन प्रॉफिट नंबर्स, और हर जगह वही डायलॉग, हाई रिटर्न्स, डेली इनकम, क्रिप्टो इज द फ्यूचर। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या थी? शुरू शुरू में पेमेंट विड्रॉल एक्चुअली काम कर रहा था। मतलब जब कोई पूछता था भाई लेजिट है क्या, तो सामने से कैजुअली जवाब आता, हाँ भाई मैं खुद प्रॉफिट निकाल चुका हूं। बस यही से गेम शुरू हो जाता है। दिमाग बोलता है अगर पैसा आ रहा है तो स्कैम कैसे हो सकता है। लोग कहने लगे वेबसाइट तो प्रॉपर कंपनी जैसी है, मोबाइल ऐप भी प्ले स्टोर पे वेरीफाइड है, भाई ये तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। सब कुछ इतना नॉर्मल लग रहा था कि किसी को डाउट करना ही ऑकवर्ड लगता था। पर असल में ना कोई रियल ब्लॉकचेन थी और ना ही कोई जेन्युइन ट्रेडिंग सिस्टम। बस सॉफ्टवेयर स्क्रीन चल रहा था और अंदर तुम्हारा पैसा। सीधी भाषा में बोलूं तो तुम्हें क्रिप्टो का बिग बॉस दिखाया जा रहा था, पर एक्चुअली जो चल रहा था वो था तुम्हारे भरोसे का बिजनेस। अब सुनो, ये पूरा स्कैम रिलेशनशिप्स के थ्रू फैला। दोस्त ने दोस्त को बोला, ऑफिस कलीग ने कलीग को, कजिन ने फैमिली ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया, और फिर कुछ लोग एजेंट्स बन गए जो होटल्स में मीटिंग्स, सेमिनार्स और प्रेजेंटेशंस करने लगे। और तुम जानते हो ना, जब कोई अपना सामने से बोलता है भाई मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, तो दिमाग का वो पार्ट जो डाउट करता है वो सीधा ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये अब कोई स्ट्रेंजर नहीं बोल रहा, ये तुम्हारा बंदा बोल रहा है। लोगों को सेम लाइन सुनने को मिलती थी, अभी घुसे तो जिंदगी सेट, अर्ली स्टेज है, मिस करोगे तो बाद में रोएगे। और फिर इंडियन लॉजिक फुल पावर पे आ जाता है, अगर इतने लोग कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। इसलिए सभी लोगों ने अपनी सेविंग्स डाली, किसी ने रिटायरमेंट फंड लगा दिया और किसी ने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया। और जब तक डैशबोर्ड पर ग्रीन नंबर्स चमक रहे थे, किसी ने ज्यादा सवाल पूछना जरूरी ही नहीं समझा। पर अंदर जो हो रहा था वो बिल्कुल अलग था। पूरा सिस्टम एक ही फॉर्मूला पर चल रहा था, नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए यूज हो रहा था। टोकन के प्राइसेस मैन्युअली कंट्रोल किए जाते थे, जिनका रियल मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं था। और जैसे ही लोगों को थोड़ा भी डाउट होने लगता, वेबसाइट सडनली डाउन, सपोर्ट नंबर स्विच्ड ऑफ, प्लेटफॉर्म पे लिखा होता मेंटेनेंस मोड। फिर कुछ महीनों बाद सब कुछ वापस आ जाता, पर नए नाम के साथ, नया प्लेटफॉर्म, नए टोकन्स, नई कहानी। लोग कैजुअली बोल देते भाई अपग्रेड हो रहा है, रीब्रांडिंग है,
कंपनी नेक्स्ट लेवल जा रही है। पर सच, ना कोई प्रोडक्ट था, ना कोई रियल मार्केट और ना ही कोई एक्चुअल वैल्यू। बस पैसा घूम रहा था, तुम्हारा पैसा, तुम्हें ही थोड़ा थोड़ा रिटर्न करके। और भाई, इस चीज को दुनिया सिर्फ एक ही नाम से जानती है, पॉन्जी स्कीम। बस फर्क इतना है, पहले लोग डायरी में लिखते थे, अब लोग डैशबोर्ड पे दिखाते हैं। लोगों को शक होने लगा और धीरे धीरे अलग अलग जगह से कंप्लेंट्स आने लगी। हिमाचल और पंजाब में एफआईआर होना शुरू हुए और फिर एंट्री होती है ईडी की। तब एजेंसीज ने चीजों को कनेक्ट करना शुरू किया और जैसे जैसे डॉट्स जुड़ते गए, पिक्चर नॉर्मल से डार्क होती चली गई। ईडी के मुताबिक जो केस सामने आया वो कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था। उनका कहना था अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व्ड 2300 करोड़, विक्टिम्स लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स, एरियाज हिमाचल प्रदेश, पंजाब और आसपास के रीजन्स। और पैसा कैसे मूव हो रहा था? शेल कंपनीज और रिलेटिव्स के बैंक अकाउंट्स के थ्रू, कैश नेटवर्क्स के जरिए और फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में। मतलब जो ऊपर से क्रिप्टो ट्रेडिंग लग रहा था, अंदर से वो प्रॉपर मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क निकला। इस पूरी कहानी के बीच एक नाम बार बार सामने आता है, सुभाष शर्मा। ईडी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बंदा 2023 में ही इंडिया छोड़ चुका था। अब सोच के देखो, जब तुम रोज लॉगिन कर रहे थे और एजेंट्स नए लोग जोड़ रहे थे, तब जो पूरे सिस्टम का रिमोट कंट्रोल पकड़ के बैठा था, वो ऑलरेडी देश के बाहर बैठा था। प्लेटफॉर्म्स चल रहे थे और एप्स एक्टिव थे। सब कुछ ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, पर असल में इस गेम का मास्टरमाइंड पहले ही एग्जिट ले चुका था। फिर आता है दिसंबर 2025। ईडी फाइनली सीन में प्रॉपर तरीके से घुसती है। हिमाचल और पंजाब के मल्टीपल लोकेशंस पर रेड होती है। ऑफिसेज, हाउसेज, स्टोरेज स्पेसेस। ईडी जो चीजें सीज करती है, उनमें शामिल होता है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइसेस, इन्वेस्टर्स का डेटा और एजेंट कमीशन स्ट्रक्चर। बैंक लॉकर्स और फिक्स डिपॉजिट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। और इस मोमेंट पे लोगों को लगता है, चलो भाई, लुटेरे पकड़े गए, अब जस्टिस होगा। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। फ्रीज ऑर्डर्स के बाद भी कुछ एसेट्स एलिजिडली बेच दिए गए। लैंड पार्सल्स, वो भी पंजाब के जीरकपुर एरिया में, लीगल रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी ट्रांसफर हो गए। और यहीं पे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये सिर्फ एक आदमी का फ्रॉड नहीं था, ये एक पूरा नेटवर्क था, जहां ना सिर्फ लोग बट डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी भी मूव हो रहे थे। मतलब जब सिस्टम रुक जाओ बोल रहा था, तब भी पैसा और एसेट्स क्वाइटली जगह बदल रहे थे। और उधर इन्वेस्टर्स को असली सच तब समझ आया जब वेबसाइट लोड होना बंद हो गई, विड्रॉल्स फेल होने लगे, सपोर्ट नंबर्स बिल्कुल साइलेंट हो गए और एजेंट्स ने फोन उठाना ही छोड़ दिया। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई अपॉलॉजी और ना ही कोई वी रिग्रेट फॉर योर इनकन्वीनियंस। बस एक दिन स्क्रीन ब्लैंक। जो पैसा डैशबोर्ड पर प्रॉफिट बन के दिख रहा था, वो असल में सिर्फ नंबर्स थे, सिर्फ पिक्सल्स। और तब लोगों को रियलाइज हुआ, जिस बिजनेस एम्पायर पे वो भरोसा कर रहे थे, वो कभी था ही नहीं। तुम्हें पता है सबसे डेंजरस बात क्या है इस पूरी कहानी में? सबसे डेंजरस बात है कि लोगों को धीरे धीरे कन्विंस किया गया, डैशबोर्ड से, दोस्तों से और उन रिटर्न्स से जो सिर्फ स्क्रीन पर रियल लग रहे थे। और जब एक दिन वो इल्यूजन टूटा, तब तक बैंक ऑलरेडी खाली हो चुका था। 2300 करोड़, लाखों इन्वेस्टर्स और एक सिस्टम जो दिख तो रहा था पर असल में कभी था ही नहीं। मैं हूं सौरभ और ये था इंडियाज डार्क चैप्टर्स।